हेलो। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बिहारी बिहारी सतसई के दोहों की व्याख्या इस वीडियो में लेकर के प्रस्तुत हूँ। ये दोहे श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा संपादित पुस्तक बिहारी रत्नाकर में 101 से 200 तक दोहों के बीच के छंद हैं। बिहारी ने श्रृंगार रस की सरिता इन छंदों में बहाई है। अलग अलग प्रसंगों में श्रृंगार का बहुत सुंदर चित्रण बिहारी सत्संग में देखने को मिलता है। चलिए एक एक छंद का आस्वादन रस लेते हैं। आज जो दोहा है वो इस प्रकार है, देखिए। पर्यो जोरू विपरीति रति रूपी सुरत रणधीर करती कुलाहलु किंकिनी गयो मौन मंजीर। पर्यो जोरू विपरीति रति रूपी सुरत रणधीर करती कुलाहलु किंकिनी गयो मौन मंजीर। पर्यो जोरू का मतलब है पर्यो का अर्थ पड़ गया, गिर गया, नीचे आ गया। जोरू का अर्थ है प्रतिद्वंदी, यानी इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब दो पहलवान अखाड़े में कुश्ती के लिए उतरते हैं तो दोनों को एक दूसरे का जोड़ कहा जाता है, यानी दोनों की बराबरी कही जाती है कि दोनों बराबर की जोड़ी है और जो जोड़ी है उसको जोड़ कहा गया है। और जब कुश्ती लड़ते लड़ते कोई एक पहलवान नीचे गिर कर के भूमि को पकड़ लेता है तो दूसरे पक्ष वाले ये कहते हैं कि जोड़ पड़ गया, यानी उसने ज़मीन को जोर से पकड़ लिया है, चिपक गया है। इस दोहे में पर्यो जोरू का अर्थ है नायक पड़ गया या नायक नीचे आ गया। रूपो यानी रूपी का अर्थ है दृढ़तापूर्वक डट गई, स्थिर हो गई। सूरत रणधीर का मतलब है सूरत संग्राम में अविचल रहने वाली नायिका। जिस तरह से योद्धा रण के अंदर अड़िग होकर के युद्ध लड़ता है, धीरज के साथ लड़ता है, ठीक इसी प्रकार स्त्री पुरुष मिलन में जब नायिका विपरीत रति करती है तो सुरती करते समय वो धीर वीर की भांति अड़िग रहती है। युद्ध रण की सुरती के मैदान में वो पीछे नहीं हटती है, तो उसको रणधीर सुरत रणधीर कहा है ऐसी नायिका को। किंकनी है कमर में पहनने का एक आभूषण, करघनी भी जिसको बोला गया है। कमर में स्त्रियां आभूषण पहनती हैं जिनमें छोटे छोटे घुंघरू लगे होते हैं। जब महिला चलती है, हिलती है, कमर हिलती है तो उसकी आवाज़ आती है उन घंटियों की। इन घंटियों को क्षुद्र घंटी का बोलते हैं। यह शब्द स्त्रीलिंग है। और मंजीर का अर्थ घुंघरू, नुपुर ये पुल्लिंग शब्द है। पैरों में पहनने का एक आभूषण विशेष जिसमें घुंघरू लगे होते हैं, पैरों के हिलने से उनमें आवाज़ आती है। यह शब्द पुल्लिंग है। देखिए अर्थ क्या है, समय है, प्रसंग है, अवतरण क्या है। रंग महल की सखिया किंकणी के बजने से प्रौढ़ा नायिका की विपरीत रति का अनुमान करके आपस में बात करती हैं। मतलब ये है कि नायिका ने आज विपरीत रति करी है और उनकी जो अनुभवी सखियां हैं उसकी कमर की घुंघरू की आवाज़ सुनकर के वो सहज अनुमान लगा लेती हैं कि आज उनकी सखी ने विपरीत रति का आनंद लिया है। और इसी विपरीत रति की चर्चा वे आपस में करती हैं। वही प्रसंग बिहारी ने अपनी अद्भुत कल्पना शक्ति के जरिए इस दोहे में लिया है। देखिए क्या कहते हैं सखिया। पर्यो जोरू
विपरीत रति रूपी सुरत रणधीर। सखी आपस में बात करते हैं। सखी वह उनकी सखी विपरीत रति कर रही थी। विपरीत रति करने के लिए ऊपर आ गई और उसका जो पति है परोजोरु उसके नीचे आ गया और वो नायिका रणवीर की तरह, रणधीर की तरह सुरती के संग्राम में डट गई, जुट गई। करती कुल्हालू किंकनी। और वो कहती हैं कि उससे पहले तो नायक ऊपर था, जिसके कारण उसके जो मंजीर थे उनकी आवाज़ आ रही थी, परंतु अब नायिका नीचे आ गई है। परोजोरु नीचे आकर के नायक नीचे आ गया है, नायिका ऊपर आकर के डट गई है। इसलिए अब उसकी जो किंकनी है, यानी कमर में जो आभूषण पहन रखा है, उसकी जो क्षुद्र घंटिकाएँ हैं, उसके कमर के ज़ोर ज़ोर के हिलने से उनकी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है और मंजीर की आवाज़ अब शांत हो गई है। इसे देख करके, इसे सुन करके ये सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि आज उसकी सखी ने विपरीत रति का आनंद लिया है। इसी कारण उसके घुंघरू की आवाज़ आ रही है और पैरों के घुंघरू की आवाज़ शांत हो गई है। बहुत सुंदर चित्रण था विपरीत रति का। रीतिकाल के कवियों ने विपरीत रति और परिक्या नायिका में बहुत अधिक रुचि ली है। तो बिहारी भी किसी से पीछे रहने वाले नहीं हैं, इसलिए इस दोहे में विपरीत रति का चित्रण किया गया है। विपरीत रति अगर आप नहीं समझते तो इतना समझ लें कि शारीरिक मिलन में, स्त्री पुरुष के मिलन में अक्सर इस मिलन में पुरुष को ही सब कुछ करना पड़ता है और विपरीत रति में इसके विपरीत होता है कि जो पुरुष की भूमिका होती है उसे नायिका या उसकी पत्नी निभाती है। इसी को विपरीत रति कहा गया है। देखिए अगला जो दोहा है वो भी विपरीत रति का ही है। क्या कहते हैं कवि? विनती रति विपरीत की करी परसी पिए पाई, हंसी अनबोले ही दियो उतरू दियो बताई। अनबोले ही यानी बिना बोले, उतरू यानी उत्तर, दियो बताई दीपक की ओर इशारा किया या दीपक को बुझा दिया। प्रसंग यही है, सखी आपस में बात करती हैं। उनको अपनी सखी के एक एक भेद का रहस्य ज्ञात है, इसलिए आज उन्होंने देखा है, उसकी सखी के पूरे हालचाल उनको पता है और उसी रात्रि की बात करते हुए सखियाँ अपनी सखी के बारे में कहती हैं, आपस में कहती हैं कि जैसे ही विनती विपरीत रति करी, जैसे ही उसके प्रियतम ने रात को उससे कहा कि आज तो विपरीत रति करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसी प्रार्थना उन प्रियतम ने अपनी नायिका के, अपनी पत्नी के पाँव में गिर कर के ऐसी प्रार्थना करी कि हे सखी, हे प्रिय, आज तो विपरीत रति ही करनी चाहिए। ऐसा सुनकर के वो नायिका बड़ी समझदार है और उस नायिका ने बिना कुछ बोले ही, हंस कर के, बिना बोले ही उस दीपक को बुझा करके ये इशारा कर दिया कि अब विपरीत रति की जा सकती है। यानी कहने का भाव ये है कि नायिका ने कुछ बोला नहीं और वो जैसे उसने विपरीत रति का निवेदन किया वैसे ही नायिका समझ गई। नायिका लज्जा के कारण वो दीपक की ज्योति में, दीपक के उजाला में विपरीत रति नहीं करना चाहती है, इसलिए उसे लज्जा के कारण वह दीपक को बुझा देती है। ऐसा सुंदर चित्रण कवि ने इस छंद में किया है। नायिका मध्या है, यानी बीच की अवस्था वाली नायिका है। अगला छंद देखें। कैसे छोटे नरनु ते सरत बड़न के काम, मढ़ो दमामो जातू क्यों कही चूहे के चाम। दमामो बड़ा नगाड़ा होता है। मेलों के अवसर पर, युद्ध के अवसर पर ऐसे नगाड़े बजाए जाते थे जो हाथी पर लाद के ले जाया जाता था। बहुत बड़ा नगाड़ा होता था, ऐसे किसी के बस की बात नहीं उसको ले जाना। तो कवि का कहना, कवि की ये जो उक्ति है, यहाँ नीति की बात कवि कर रहे हैं, लोक व्यवहार की बात कवि कर रहे हैं। ये बिहारी की सत्सी की खास विशेषता है कि जब श्रृंगार की बात करते करते कवि थक जाते हैं तो बीच बीच में भक्ति और नीति और रीति के दोहे लेकर के प्रस्तुत करते हैं।
इससे क्या है कि बिहारी सत्संग में बहुत अधिक विविधता आ गई है, जो कि आकर्षक और सुंदर बन पड़ी है। तो ये दोहा जो है वो नीति का, लोक व्यवहार का दोहा है। क्या कहते हैं कवि, देखिए इसमें, कैसे छोटे नरनु ते सरत बड़े के काम। बड़े आदमियों के काम भी बड़े ही होते हैं, छोटे आदमी भला उनके किसी काम के, छोटे आदमियों से उनके काम नहीं होने हैं, क्योंकि उनकी इच्छाएं, उनकी अपेक्षाएं, उनके काम बहुत बड़े होते हैं। और छोटे और साधारण आदमियों का के बस की बात नहीं है कि उनके इस तरह के काम कर सके। इसी का उदाहरण देकर कवि कह रहे हैं, मढ़ो दमायो जातु क्यों। मढ़ो यानी मढ़ना, दमायो का मतलब नगाड़ा। भला वो उदाहरण देकर के इस बात को समझा रहे हैं, दृष्टांत अलंकार है। कहते हैं कि भला चूहे के चमड़ी से, चूहे के चाम से कभी नगाड़ा मढ़ा जा सकता है, अर्थात चूहे की चमड़ी से कभी नगाड़ा नहीं मढ़ा जा सकता। ठीक इसी प्रकार छोटे लोगों के सहयोग से बड़े लोगों के काम नहीं होते हैं। बड़े लोगों के काम करने के लिए उनको बड़े लोगों की मदद की आवश्यकता होती है। अगला दोहा देखें, सकत न तुव ताते वचन मौ रस को रस खोई। खिन खिन ओटे खीर लो खरो सवा दिल होई। पर क्या नायक का चित्रण है। नायक ने, पहले थोड़े कठिन शब्दों के अर्थ देख लें। ताते यानी तप्त, गर्म, गुस्से में। मोरस मेरे प्रेम आनंद। रसु यानी स्वाद। खिन खिन क्षण क्षण में। खीर क्षीर यानी दूध। स्वादिलु स्वादी स्वादिष्ट आनंददायी। और देखिए क्या कहते हैं, प्रसंग यही है कि प्रातःकाल हुई है, नायक रात भर कहीं दूसरी स्त्री के साथ रात बिताकर सुबह अपनी नायिका के पास आता है। नायिका अच्छी तरह जान जाती है, समझती है इस बात को कि उसके प्रिय ने कहीं अन्यत्र रात बिताई है, इसलिए वो बहुत अधिक गुस्सा होती है, क्रोधित होती है और बड़े ही कठोर वचन उसको बोलती है। परंतु नायक भी बड़ा दीठ है, उसकी नाराज़गी का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उसको बहुत ही सहज और मजाक में उसकी नाराज़गी को उड़ा देता है। उसी का बहुत सुंदर चित्रण कवि ने यहाँ किया है। देखिए क्या कहते हैं, सकत न तुव ताते वचन मो रस को रस खोई। हे प्रिय, तुम जो गुस्सा कर रही हो, मुझ पर क्रोध कर रही हो, कठोर वचन मुझे बोल रही हो, इन कठोर और ताते वचनों से मेरा रस जो है, यानी मेरे प्रेम का जो आनंद है वो कम नहीं हो रहा है, बल्कि जैसे जैसे तुम गुस्सा करती हो मेरे प्रेम का आनंद और अधिक बढ़ता जाता है। ठीक वैसे ही जैसे खीर यानी दूध को जितना ज़्यादा गर्म आंच पर जितना ज़्यादा तपाया जाएगा वो उतना ही गाढ़ा और स्वादिष्ट होता जाता है। ऐसे ही तुम जितना ज़्यादा गुस्सा करती हो, जितने ज़्यादा कठोर वचन कहती हो, मेरा जो प्रेम का आनंद है, प्रेम रस है, वो कमज़ोर और फीका नहीं पड़ता, बल्कि प्रतिपल बढ़ता जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि नायक बड़ा सठ है, दुष्ट स्वभाव का है। उसके ऊपर नायिका के कठोर वचनों का उल्टा प्रभाव न पड़ करके वह सहज भाव से नायिका की बातों को हंसी में उड़ा देता है। अगला छंद देखें, कही लही कोनु सके दूरी सोन जाई में जाई। तन की सहज सुवास बन देती जो न बताई। सोन जाई पीत चमेली को बोलते, पीले चमेली। यह नायिका के शरीर की गुराई और सुगंधि की प्रशंसा की गई है कि नायिका के शरीर में यौवन की सुगंध है, महक है, बहुत सौंदर्य वाली लावण्यमयी नायिका है और युवा है, और उसके शरीर की जो सुंदरता और जो रंग है वो पीली चमेली की तरह पीला है, यानी सुंदर है, आकर्षक है, चमेली के रंग से मिलता जुलता है। अगर नायिका उस चमेली के फूलों के बीच में छिप जाए तो उसका शरीर का सौंदर्य किसी को दिखाई नहीं दे। ऐसा ही प्रसंग कवि ने गढ़ा है। और सखी की प्रसंग यह है कि नायिका अपने प्रियतम से मिलने के लिए शायद उसने वो उपयुक्त स्थान चमेली के फूलों की जगह चुनी है, जहाँ चमेली के बहुत अधिक फूल हैं, और उस जगह को चुना ताकि, क्योंकि वो फूलों का रंग नायिका के शरीर से मिलता जुलता है, इसलिए प्रियतम से मिलने का वो उसने उपयुक्त स्थान समझा है।
और वहाँ आती है, इंतज़ार करती है, तो वहाँ जाकर के छिपी रहती है। तो वो सोचती है कि शायद उसको कोई देखेगा नहीं, परंतु उसकी सखियाँ कहती है कि उसकी ये चाल, उसकी ये चालाकी किसी से छिपी नहीं। भले ही उसने अपना पीला रंग का सौंदर्य वाला चमेली के समान सुंदर शरीर को उसने छिपा लिया हो, परंतु उसके शरीर की जो सुगंध है, शरीर की यौवन की जो स्वाभाविक सुगंध है, वो तो उस वन में चारों तरफ फैल गई, जो हर किसी को बता देना चाहती है कि यहाँ कोई सौंदर्य वाली नायिका छिपी हुई है, बैठी हुई है। इसलिए उसकी चाल जो है वो उसको उल्टी पड़ जाती है। ऐसी है नायिका, सौंदर्य वाली, गरिमा वाली और आकर्षक और सुगंध वाली। अगला छंद एक बार फिर देखें, अगला छंद देखें। चाले की बातें चली सुनत सखिनों के टोल, गोये हूँ लोइन हसत विहसत जान कपोल। टोल का अर्थ मंडल, घेरा, समूह। प्रसंग यह है कि ये जो नायिका है परकिया मुदिता है, अनूढ़ा है, अनूढ़ा परकिया मुदिता नायिका है, और वो अपने सखियों के बीच में से निकल रही थी। सखियाँ आपस में बात कर रही थी कि आज तो हमारी सखी का गौना होगा और अब उसको ससुराल जाना होगा, उसके प्रियतम, उसके प्रिय उसको लेने के लिए आएंगे। और जब उसे पता चलता है कि आज तो उसी की बात चल रही है, उसी के प्रिय उसे लेने के लिए आने वाले हैं, तो उसको क्या प्रभाव उसका पड़ता है, उसका बड़ा सुंदर चित्रण कवि ने इसमें किया है। चाले यानी गौना। पहले क्या है कि लड़कियों की शादी बहुत जल्दी हो जाती थी छोटी उम्र में, तो साल 2 साल बाद में ससुराल में उनको भेजने की रस्म अदायगी होती थी। उसी रस्म का नाम गौना है। और आजकल क्या है, क्योंकि बड़ी उम्र में विवाह होता है, तो जिस दिन विवाह में विदाई होती है उसी दिन उसका गौना भी कर दिया जाता है। इसलिए हो सकता है आजकल के युवाओं को गौने के बारे में पता ना हो। तो जैसे ही उसको पता चला कि आज उसके गौने की बात चल रही है, ये समाचार उसने अपनी सखियों के झुंड में सुना। तो सुनकर के उसने अपनी खुशी को छिपाने का प्रयास किया कि किसी को पता नहीं चले कि मैं बहुत अधिक खुश हो गई हूँ, नहीं तो सखियाँ मेरे से मजाक करेंगी, मुझे लज्जित होना पड़ेगा। इसलिए वो अपनी खुशी को, अपने खुशी के इजहार को, अपनी प्रसन्नता को, अपनी मुद सब कुछ छिपाना चाहती है। परंतु सखियाँ बड़ी अनुभवी हैं, वो उसकी सारी चाल, उसकी सारी चालाकी को समझ जाती हैं। क्योंकि जैसे ही वो अपनी प्रसन्नता को आँखों से छिपाने का प्रयास करती है, वैसे ही उसके कपोलों पर लालिमा आ जाती है, सुंदरता छा जाती है। उनके कपोलों की लालिमा को देख करके उसकी सहेलियाँ जान लेती हैं कि ये बहुत अधिक खुश हुई है, ये जान करके कि उसका गौना होने वाला है और इसका प्रियतम लेने वाला है। हालांकि ये अपनी खुशी को छिपाने का प्रयास कर रही है, परंतु इसकी गालों की जो लालिमा है वो साफ साफ संकेत दे रही है कि इसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको इन दोहों की व्याख्या बहुत अच्छी लग रही होगी, परंतु क्योंकि वीडियो की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं आज यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बने रहिए,